सरकार की नए साल में होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बारिश ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की राशि भी मंथन की गई। मीटिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर चर्चा की गई। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जमीन एक्ट एजेंडे, आयुष पद्धति से इलाज को मंजूरी भी मिली है और 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में नए संक्रमितों का आंकड़ा 193 के पास पहुंच गया है। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 840 हो गई। इसके साथ ही संक्रमण दर 5.13% पर पहुंच चुकी है। एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण के मुख्य केंद्र भी बन गए हैं। इसके अलावा पंचकुला में भी अधिक केस मिल रहे हैं। मंगलवार को यमुनानगर में कोरोना संक्रमित 50 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। रादौर ब्लॉक की रहने वाली महिला को 30 मार्च को चंडीगढ़ पीजीआई भी रेफर किया गया था। स्वास्थ्य विभाग की कमेटी आईसीएमआर प्रोटोकॉल के तहत महिला का अंतिम संस्कार भी होगा। मंगलवार को प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना के 193 नए संक्रमित मामले भी मिले। इनमें से 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद के मिले। हालांकि इस बीच 114 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी और घर भी लौटे। इसके रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर बनी हुई है। मंगलवार को 3178 लोगों ने वैक्सीन लगवाकर कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच भी पहना। इनमें 300 लोगों ने पहली और 603 लोगों ने दूसरी डोज भी लगवाई। लगातार स्वास्थ्य मंत्री सभी को मास्क लगाने की भी हिदायत देते नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश में बेलगाम कोरोना पिछले 24 घंटे में आंकड़ा 193 के पार। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 840। कोरोना संक्रमण दर 5.13% पर पहुंचा। एनसीआर में गुरुग्राम और फरीदाबाद संक्रमण के मुख्य केंद्र। पंचकुला में भी मिले अधिक मामले। यमुनानगर में कोरोना से 50 वर्षीय महिला की हुई मौत। रादौर की रहने वाली महिला को चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर। एक 140 संक्रमित केवल गुरुग्राम और फरीदाबाद में मिले। इसी बीच 114 मरीजों ने कोरोना को दी मात। रिकवरी दर 98.91% और मृत्यु दर 1.01% पर स्थिर। मंगलवार को 3178 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। यमुनानगर में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं।
इसी बीच यमुनानगर के खजूरी की एक 50 वर्षीय महिला की पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। जिला डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वगीश गुटेन ने बताया कि महिला को लंग्स में और सांस लेने में दिक्कत थी। इसके अलावा कुछ और परेशानियां भी थी, जिसके चलते उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। कल एक 50 वर्षीय एक महिला थी और वो उनको पहले से कोई लंग्स की डिजीज थी, ब्रोंकियल से वो ग्रस्त थी, जिसके चलते वो 30 तारीख को पीजीआई एमआर चंडीगढ़ में भर्ती हुई थी और कल उनका वहां पे इलाज के दौरान देहांत हो गया। इसमें सर यदि बात करें तो अपने हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी करनी होगी? जी, हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं और अगर आईसीयू बेड्स हमने बनाए हैं। अगर जरूरत पड़ती है, वैसे तो ये माइल्ड जो ये वेरिएंट है वो माइल्ड है, इसमें ज्यादातर लोग हॉस्पिटलाइज नहीं है, घरों में ही है, घरों में ठीक हो रहे हैं। हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 100 या से ज्यादा की भीड़ वाली जगहों और कार्यक्रमों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। ऐसे में सरकार के नियमों का सख्ती से पालन हो, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। आज अंबाला के एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने लोगों से अपील करने के साथ साथ चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार के नियमों का पालन न किया गया तो नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एसपी ने बताया कि नियमों का पालन करवाने में फिर से चालान करने भी शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना के केसेस की वृद्धि हुई है, जिसको देखते हुए हमारे गृह और स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा भी बिल्कुल हिदायतें दी गई हैं कि जहां पर 100 से ज्यादा आदमियों की, बंदों की गैदरिंग होती है तो वहां पर जो हमारे कोविड नॉर्म्स हैं उनका पूरा फॉलोअप की जाए। उसके लिए अभी 100 के ऊपर की गैदरिंग के अंदर कोई भी अगर जाता है तो वो इंश्योर करे कि वो मास्क जरूर पहने, नहीं तो उसके खिलाफ फिर जो एप्रोप्रिएट बनती कार्रवाई होगी। अंबाला से है, जहां गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद अंबाला अनाज मंडी वीरान पड़ी है। इसका मुख्य कारण बेमौसमी बरसात और पंजाब से आने वाली फसलों पर रोक लगाना बताया जा रहा है। आढ़तियों के अनुसार जहां बेमौसमी बरसात के कारण किसान परेशान हैं, वहीं सरकार के फैसले से आढ़तियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आढ़तियों की माने तो पहले इन दिनों मंडी में अच्छी चहल पहल हो जाती थी, लेकिन जब से सरकार ने पंजाब से आने वाली फसल पर रोक लगाई है, तब से जिला स्तरीय मंडी वीरान सी होने लगी है। वहीं सरकार की ओर से सीधा किसानों के खाते में पैसा दिए जाने में भी आढ़ती नाखुश दिखाई दिए। आढ़तियों की अपील है कि सरकार अपना ये फैसला वापस ले और पंजाब से आने वाली फसलों को अंबाला अनाज मंडी में खरीद को एक पोर्टल के माध्यम से किया जाए। एक तो बारिश की वजह से फसलें लेट आ रही हैं, दूसरा सरकार ने जब से पंजाब की फसल आनी इधर बंद कर दी है तो इसलिए मंडियां खोलनी पड़ी है सुनसान। यही कहते हैं कि सरकार ने पंजाब का जो सीमांत किसान है वो खोल देना चाहिए, जिससे मंडियों में रौनक बढ़े। अंबाला छावनी में 14 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची की हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे खून की कमी रहती थी, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्ची का पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को शव सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में स्ट्राइक होने की वजह से सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया,
जब बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे आदेश अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक 14 साल की बच्ची इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बच्ची की बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया। परिजनों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को बच्ची का शव भी दे दिया जाएगा। कल सवेरे उसको उल्टियां हुई, एक उल्टी आई तो हम उसी समय लेके उसको हॉस्पिटल गए। हमने जान के कल स्ट्राइक होने की वजह से डॉक्टर साहब नहीं मिले और फिर वहां जो है सिविल हॉस्पिटल में लेके आगे सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, टैबलेट वगैरह दी, तो उसके बाद बोले कि आप डे वगैरह भी ठीक है, ऑक्सीजन भी दिया था इन्होंने कि अब तो ठीक है, अब घर ले जाओ, फिर कल चेक करवा लेना। तो बेटा और बहू जो है गुड़िया को लेके गेट के बाहर ही गए, बस उसने जूस पीने की इच्छा जाहिर करी। जूस वाली रेडी तक तो पहुंचे नहीं, वहीं एकदम तबीयत खराब हो गई। हमारे पास एक ब्रोड डेड का रुका था आदेश हॉस्पिटल से, भाई 14 साल की लड़की की डेथ हो गई है। तो हम उसके नाम आदेश हॉस्पिटल पहुंचे। आदेश हॉस्पिटल से अपना जो डेड बॉडी थी उमेशा था, जो ये मृत्यु थी लड़की 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती थी। तो इसको के नाम में वहाँ से रुका प्राप्त करके अपने के नाम जो भी कार्रवाई थी 173 की वो अपना पूरी कर दिया। ये कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। अंबाला पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में CIA-2 ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए GT रोड पर शाहपुर रेलवे अंडरब्रिज के पास 2 आरोपियों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी पंजाब के बरनाला के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक सेल ने नारायणगढ़ से 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए अंबाला के SP जश्नदीप रंधावा ने बताया कि CIA-2 ने गुप्त सूचना के आधार पर बलजिंदर और रघुवीर नाम के 2 आरोपियों को भी पकड़ा है, जिनके पास से 4 किलो कमर्शियल अफीम भी बरामद की गई। दोनों आरोपी GT रोड पर कार में नशा सप्लाई करने जा रहे थे। वहीं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पड़ाव में मामला दर्ज कर लिया गया। CIA-2 की टीम इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनके पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नशा तस्कर नशे की बड़ी खेप लेकर अंबाला की तरफ आ रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए GT रोड के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज शाहपुर में इनके द्वारा नाकाबंदी की गई और एक संदिग्ध गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया। जो उसमें जब गाड़ी की एज पर लॉ ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेकिंग की गई तो उसमें से 4 किलो अफीम बरामद हुई। बहादुरगढ़ में पुलिस में कार्यरत एक पुलिस महिला सिपाही इंदु ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ सरप्लस की वजह से महिला सिपाही की हालात ज्यादा बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इंदु फिलहाल कोर्ट की गारद में तैनात है। वे अपने परिवार समेत बहादुरगढ़ के सदर थाने में बने सरकारी क्वार्टर में रहती थी। देर रात उसने संदिग्ध परिस्थितियों में सरप्लस का सेवन किया, जिसके बाद परिवार की माने तो उसके सिर में दर्द रहा। इसी के चलते महिला सिपाही ने दवा के धोखे में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। अब फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला पुलिस कर्मचारी की मां के बयान के आधार पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मामले को घरेलू कलह में से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
हमारी लेडी कांस्टेबल थी हिंदू वाइफ ऑफ संजीत, गांव बाड़मेर की रहने वाली थी। उसकी पोस्टिंग अपना कोर्ट गार्ड में थी और रिहायश इसकी थी सदर थाना के अपने सरकारी क्वार्टर में। तो इसकी मां ने बताया है कि इसके सिर में दर्द था और इसने घर में रखी हुई कोई दवाई ली थी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि उसने पॉइजन की गलती से करने के लिए ली। नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने खुद की उपस्थिति में बारिश से नष्ट हुई फसलों की गिरदावरी करवाई। आपको बता दें कि विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा ने विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई फसल के नुकसान के लिए आवाज उठाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी बात पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रदेश में गिरदावरी के भी निर्देश दिए। ये गिरदावरी प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रारंभ भी हो चुकी है, जिसको लेकर विधायक रामनिवास के पास शिकायत आने पर उन्होंने प्रशासन को अवगत कराते हुए खुद उपस्थित होकर गिरदावरी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद वे अपने निर्वाचन क्षेत्र नरवाना में प्रशासन के साथ साथ गांव-गांव जाकर किसानों के बीच पहुंच फसलों का निरीक्षण भी किया। बहादुरगढ़ में करोड़ों रुपयों की सरकारी जमीन से अब कब्जा हटवाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की याचिका पर यह फैसला आया है। साल 2017 में सबसे पहले नफे सिंह राठी ने ही ये मामला उठाया था। बीजेपी के उस वक्त के मनोनीत पार्षद अशोक गुप्ता पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने के भी आरोप लगे थे। आपको बताते चलें कि करोड़ों की सरकारी जमीन का यह मामला विधानसभा तक भी पहुंचा था। बहादुरगढ़ की जनता ने सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन भी किए थे। विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा में भी यह मामला उठाया था, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो 2017 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं और उस बात को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जांच अधिकारी एडीसी साहब थे उस टाइम पर सुशील सारवाण जी, वो भी हाईकोर्ट के आदेश से जांच करवानी पड़ी। जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री कहीं दूसरे नंबरों की है और कब्जा सरकारी जमीन पर दे दिया गया है, जो कि गलत है। और आदेश दिया था नगर परिषद के अधिकारियों को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोताही बरती है। अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई। खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में घायल युवक युवती को अस्पताल भिजवाया। आपको बता दें कि सेक्टर 14 में ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसे देखकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने अपनी गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से नीचे उतरकर घायलों से हालचाल भी जाना और मंत्री के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और ऑटो से घायलों को अस्पताल भिजवाया। तो खबर हम आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में युवक और युवती घायल हो गए, वहीं मूलचंद शर्मा ने अस्पताल में उन दोनों को भर्ती भी करवाया।
राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भवानीखेड़ा के गांव धनाना में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी कड़ी में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा सरकार पर वे जमकर बरसे। हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में बीजेपी व जसपा सरकार की गलत नीतियों ने सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया। सरकारी विभागों से 2 लाख के करीब पद भी खत्म कर दिए। हरियाणा को विकास की बजाय बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। सरकार की सबसे बड़ी विफलता बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कांग्रेस आंदोलन भी चलाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज बीजेपी के पास बनाकर ही लोगों की समस्या सुनने का नाटक कर रही है। हुड्डा ने कहा कि उनकी हरियाणा में सरकार बनते ही हिमाचल की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री कर हर परिवार को देंगे। कि इसमें तो देखो वो तो पार्टियां जाने, बीजेपी जाने, जेजेपी जाने, लेकिन हम एक राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ। मैंने आज सारी बात आपने सुनी, मुझे कही कि ये सरकार लोगों से विश्वासघात करके बनाई गई सरकार है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई सरकार है। और हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज भ्रष्टाचार की छूट देकर सरकार इनको, ये तो इनका तो भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे लोगों को क्या लेना देना? कितने लोग हैं जो इनके भ्रष्टाचार से जो अपना नारनौंद पुलिस ने क्षेत्र के कई गांवों में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व में गांव राजथल और सुलचानी में नशीले पदार्थों को बेचने वाले नामजद लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। डीएसपी प्रदीप यादव ने कहा कि गांव सुलचानी व राजथल में काफी घरों में छापेमारी की गई है। जो भी नशे का कारोबार करते हैं या इस कारोबार में लिप्त हैं, उन सभी घरों में तलाशी भी ली गई, जहां सर्च अभियान के दौरान अवैध शराब भी मिली और घरों में बिना कागजात के जो वाहन खड़े थे उसे भी कब्जे में ले लिए गए हैं और उनकी भी जांच की जा रही है। सीलिंग प्लान के तहत आज इनके घरों को सर्च किया, जिसमें जो नशे के कारोबार में जिनका पहले नाम है या लिप्त है, उनके घरों की तलाशी ली गई है और घरों की सर्च करने पर कुछ अवैध शराब का मिला भी। हाँ, व्हीकल जो जिनके इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए उनको लिया है कब्जे में। वो तसल्ली करने के बाद जैसे होगी वैसे कर दी जाएगी। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मेक्सिको से भारत लाया गया। मेक्सिको में एफबीआई की मदद से गिरफ्तार भी कर लिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दफ्तर में ले जाया गया, जहां एफबीआई और स्पेशल सेल के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उससे पूछताछ भी की। खबर तो शाम से है, जहां मुख्यमंत्री के भिवानी के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान 7,000 लोगों ने शिकायतें की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सभी शिकायतों को चंडीगढ़ और भिवानी के अधिकारी मिलकर हल करेंगे, जिसके लिए शिकायतकर्ताओं के पास भी सूचना पहुंचेगी। समस्या समाधान के लिए ईस्ट ऑफ इंडिया के तहत 10,000 सीएचसी सेंटर काम कर रहे हैं। सीएचसी सेंटर संचालकों की ओर से अधिक पैसा लिए जाने पर कार्रवाई भी होगी। जनसंवाद कार्यक्रम के बाद सीएम ने स्थानीय विधायक किरण चौधरी पर कटाक्ष भी किया। सीएम ने कहा कि अगर बार बार भिवानी आया तो किरण चौधरी हल्का छोड़कर भाग जाएंगी। मुख्यमंत्री ने टेंडरिंग को लेकर कहा कि अधिकतर सरपंच गांव के विकास कार्य में जुटे हैं। अगले 1 साल में प्रदेश के सभी गांवों की चकबंदी का काम भी पूरा हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के बयान पर
प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है के जवाब में सीएम ने कहा कि कलेक्शन में भी सबसे आगे है। मुख्यमंत्री की किसानों से अपील कर कहा कि फसल बीमा करवाएं, इससे बीमित किसानों को अधिक राशि मिलती है। बगैर फसल बीमा को मुआवजा सिर्फ 15,000 रुपए ही मिलेगा। सीएम ने भिवानी जिला की नहरी में पहले की तरह 7 दिन पानी चलाने के भी आदेश दिए।